कई नेताओं की राजनीति चुनाव से शुरू होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी राजनीति आंदोलन की तपिश में तैयार होती है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रघुवीर बिष्ट भी उन्हीं चेहरों में शामिल हैं। पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड नैनीडांडा के एक साधारण परिवार से आने वाले रघुवीर बिष्ट ने 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में पूरी की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए गाजियाबाद पहुंचे, लेकिन यह सिर्फ पढ़ाई का दौर नहीं था। साल 1993-94 में उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन अपने चरम पर था और उसी आंदोलन ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। दिल्ली एनसीआर में रहते हुए उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। जंतर मंतर से लेकर दिल्ली एनसीआर में हुए अनेक प्रदर्शनों में युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका कहना है कि यही वो समय था जब समाज और राजनीति के प्रति उनकी सोच और जिम्मेदारी दोनों मजबूत हुई। राजनीति के साथ साथ रघुवीर बिष्ट सामाजिक क्षेत्र में भी लगातार सक्रिय रहे। वे हिल डेवलपमेंट फाउंडेशन के सह संस्थापक हैं। इस संस्था के माध्यम से इंटरमीडिएट के बाद युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अब रघुवीर बिष्ट की नजर वर्ष 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर है। वे लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनका दावा है कि क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं, युवाओं के पलायन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देकर विकास की नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। आंदोलन से राजनीति और समाज सेवा से जनसेवा तक का यह सफर रघुवीर बिष्ट की पहचान बन चुका है। अब देखना होगा कि 2027 के चुनावी मैदान में जनता उनके अनुभव, संघर्ष और विजन पर कितना भरोसा जताती है। आखिर 2027 के चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है, क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं और जनता से उनके क्या वादे हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज क्षेत्र की बात संवाद 365 के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनिल चंदोला और आप देख रहे हैं संवाद 365, क्षेत्र की बात संवाद 365। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं रघुवीर बिष्ट। रघुवीर बिष्ट कहने को राजनीतिक हैं, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं, लेकिन सामाजिक रूप से भी उतने ही सक्रिय हैं और लगातार समाज के बीच में बने रहते हैं। किसी न किसी गतिविधि के माध्यम से लगातार हमको दिखते रहते हैं। रघुवीर जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका संवाद 365 में। धन्यवाद चंदोला जी। मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप अपना एक परिचय दें कि रघुवीर बिष्ट क्या है। धन्यवाद चंदोला जी, मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। मेरा जन्म विकासखंड नैनीडांडा के ढंगल गांव में हुआ और मेरी 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ाई अपने उसी क्षेत्र में हुई। उसके बाद मैं उच्च शिक्षा के लिए गाजियाबाद गया और 93 की बात है, 93-94 के दौरान, उसी दौर में उत्तराखंड राज्य आंदोलन अपने चरम सीमा पे था। तो एनसीआर क्षेत्र में मैं उस समय युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था और जितने भी हमारे एनसीआर क्षेत्र में पृथक राज्य आंदोलन के धरने प्रदर्शन होते थे, युवा छात्र नेता के रूप में मैं अपनी भागीदारी निभाता था। और एनसीआर क्षेत्र में चाहे जंतर मंतर हो, चाहे हमारे गाजियाबाद में भी 14 संस्थाएं थी, उन सभी का युवा संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष था। और उसी राज्य आंदोलन के दौरान ही मैंने अपने नैनीडांडा विकास क्षेत्र के जितने भी इंटर कॉलेजेस थे, उसमें इंटर कॉलेज में जा करके छात्रों में पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए जागरूकता फैलाई थी जी। अच्छा, ये तो आपने बताया कि स्कूल टाइम तक, उसके बाद राजनीति में आप कैसे आए, या सामाजिक जो आप एक संस्था चलाते हैं उससे आप कैसे जुड़े? बात उसी समय उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान की बात है। मेरे जो पॉलिटिकल मेंटर रहे हैं वो मिस्टर B.R. टमटा, जो दिल्ली एमसीडी के पूर्व कमिश्नर थे, और उन्हीं के साथ पृथक राज्य आंदोलन के दौरान मैं जुड़ा था। बाद में पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए जब संघर्ष हो रहा था तो 1996 में उन्होंने तिवारी कांग्रेस ज्वाइन की थी। पंडित नारायण तिवारी जी ने जब कांग्रेस से रिजाइन करके तिवारी कांग्रेस बनाई थी, तो उस समय B.R. टमटा जी करोल बाग से भी इलेक्शन लड़े थे और सतपाल महाराज जी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े। तो सतपाल महाराज जी से पहला परिचय करवाने वाले आदरणीय B.R. टमटा ही थे। उन्होंने कहा कि ये लड़का बहुत अच्छा वक्ता है और इसकी सेवाएं जो आप इलेक्शन में लीजिए। और उस समय हम 1996 में सतपाल महाराज जी के साथ पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में, खुद महाराज जी मुझे कहते थे कि मेरा बब्बर शेर है जी। तो इसी तरह से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई थी। और फिर 2002 में जब उत्तराखंड राज्य का पहला चुनाव हो रहा था, तो उस समय सतपाल महाराज जी ने मुझे कहा था कि वो उस समय हमारी विधानसभा धुमाकोट विधानसभा हुआ करती थी। तो उस समय उन्होंने कहा था कि भाई आपको हम चुनाव लड़वा देते हैं।
तो मेरे दिमाग में केवल एक ही बात थी कि उस समय हमारे क्षेत्र से लेफ्टिनेंट जनरल TPS रावत जी, जिनकी 3 पीढ़ियाँ समाज सेवा से जुड़ी थी, उनके पूज्य पिताजी, दादाजी, चाचा जी देहरादून मसूरी विद्युत विभाग में इंजीनियर और चीफ इंजीनियर थे, और उन्होंने उस समय भी अपने क्षेत्र के बहुत से लोगों को मसूरी विद्युत विभाग में रोजगार दिया था। जब जनरल TPS रावत जी 95 से 98 के बीच में डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल थे, तो उस समय उन्होंने अपने क्षेत्र में धुमाकोट, बगनी खाल, गौली खाल, यहाँ जो है आसाम राइफल की भर्ती करवाई थी। तो उन्होंने वहाँ के बेरोजगार नवयुवकों को आसाम राइफल में भर्ती के अवसर पैदा कराए थे। तो मैंने महाराज जी के सामने प्रस्ताव रखा था कि महाराज जी, अगर आप उस क्षेत्र से लेफ्टिनेंट जनरल TPS रावत जी को अगर आप टिकट देते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक अच्छे कैंडिडेट भी होंगे, और उस क्षेत्र में जो है कांग्रेस की संभावनाएं उस क्षेत्र में और ज़्यादा बढ़ेंगी। और मैंने वो त्याग करके, और जनरल साहब राजनीति में आने को बिल्कुल इच्छुक नहीं थे। अच्छा। क्योंकि वो तो किसी विचारधारा से थे ही नहीं। तो BR टमटा जी की मदद से ही मैंने खुद जनरल साहब के घर में गए, और मेरे साथ एक भाई साहब सुरेंद्र रावत जी भी थे। तो जनरल साहब को जो है BR टमटा जी, क्योंकि BR टमटा जी उस समय जब चक्रोता के SDM थे, तो उनके फादर इन लॉ, जनरल साहब के फादर इन लॉ उस समय DF होते। अच्छा। उन संबंधों को बुना करके आपने मनाया उनको BR टमटा जी से, वो तो राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं थे। तो तब वो राजनीति में आए, फिर मैं उनके साथ ही उस क्षेत्र में जुड़ गया। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, हिल्स डेवलपमेंट फाउंडेशन, ये आपका एक NGO है जिससे आप जुड़े हैं, ये क्या करता है और कैसे आप इससे समाज में जो अच्छा काम कर रहे हैं वो कैसे कर पा रहे हैं? देखो, हिल्स डेवलपमेंट मिशन हमने एक NGO फॉर्म किया था, तो उसमें हमने कई एक्टिविटीज़ की। उसमें हमने करियर काउंसलिंग गाइड निकाली, उसको हम जो है प्रत्येक इंटर कॉलेजों में जा करके बच्चों को इंटरमीडिएट के बाद किस स्ट्रीम में जाना है उनकी काउंसलिंग करते थे। साथ साथ जो है समाज में जागरूकता के लिए हम कैंपेन करते थे। जो हमारी प्रतिभा सम्मान समारोह हमने हर ब्लॉकों में रखा। जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में बच्चे 90 से अब स्कोर क्रॉस करते थे, तो उनको हम जो है उसके माध्यम से सम्मानित करते। तो वृक्षारोपण, पर्यावरण, नशा के खिलाफ आंदोलन से लेकर के करियर काउंसलिंग से लेकर इस तरह की हमारी एक्टिविटीज, समाज के लिए जो भी उपयोगी है, मतलब उस तरह की एक्टिविटीज। अभी आप कांग्रेस में महासचिव हैं जी, क्या देख रहे हैं 2027 का सिनेरियो क्या बन रहा है? चंद्र जी, जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में धामी सरकार के खिलाफ जो असंतोष है, जिस तरह से भ्रष्टाचार में पूरी तरह से पार्टी लिप्त है, उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों की जिस प्रकार से खुली लूट मचाई जा रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, पेपर लीक से लेकर के खनन एक्साइज सब में जो है भ्रष्टाचार है। तो इससे जो है पूरे उत्तराखंड का जनमानस दुखी है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आक्रोश उनको सत्ता से बेदखल करने में होगा। और निश्चित रूप से जब गणेश गोदयाल जी के नेतृत्व में, क्योंकि एक विश्वसनीय चेहरा उत्तराखंड का, जिन पे लोग आंख मूंद करके विश्वास करते हैं, और निश्चित रूप से 2027 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी। लेकिन ये बातें कि जनता में असंतोष है, ये बातें कि बेरोजगारी हो गई है, पलायन हो गया है, ये तो पिछले चुनाव में भी आया, लोकसभा चुनाव में भी आया, लेकिन फिर भी बीजेपी को जीत मिली। इस बार ये इस तरह की बात नहीं होगी। निश्चित रूप से जनता अब पूरी तरह से समझ चुकी है। इन्होंने जनता से वायदा किया था कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, डबल इंजन की सरकार में हम आपको वो सारी सुविधाएं देंगे जो अभी तक नहीं मिली थी। सरकार ने डबल नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार या टेट्रा इंजन की, आपको पंचायतों से लेकर स्थानीय निकाय से लेकर के राज्य से लेकर केंद्र सरकार, सारी जगह इन्हीं की सरकार है। और उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि इन 25 वर्षों में, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, आप ये देखिए कि 1000 गांव जो है भूतिया गांव घोषित हो चुके हैं। लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि जो है बंजर पड़ चुकी है। और जो शहीदों के सपनों की राजधानी गैरसैंण, ये अभी जो है गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की, लेकिन साथ साथ ये रायपुर में दूसरा विधानसभा भवन और विधानसभा सचिवालय बनाने की सोच रहे। तो लोग समझ रहे हैं कि जो जिस अवधारणा के साथ राज्य का गठन हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे नहीं बढ़ी। जबकि आपने देखा होगा कि गैरसैंण के लिए जितना कोशिश कांग्रेस के समय हुई, चाहे वहाँ विधानसभा भवन का निर्माण हो, विधानसभा सचिवालय का हो, तहसील का हो, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज गैरसैंण में दिख रहा है, वो सब कांग्रेस के शासनकाल के दौरान तो उस दिशा में वो कर रही थी। लेकिन गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए
भाजपा ने कोई पैसा आवंटित नहीं किया जिससे कि ये लगे कि वास्तव में हम 6 महीने गैरसैंण राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी चला सकते हैं। जनता का आक्रोश अपनी जगह पर है, नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जो एक टीम होती है, कांग्रेस आमतौर पे हम देखते हैं कि चुनाव के समय वो टीम बिखर सी जाती है। तो इस बार ऐसा ना हो, इसकी क्या तैयारी है? इतिहास इस बात का साक्षी है कि कांग्रेस जो है मास बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है। लेकिन जब जनता में असंतोष होता है तो चाहे कितना मजबूत कैडर हो, कितना पैसा हो, जनता के सामने ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप ये देख सकते 1989 का इलेक्शन, उस समय तो जनता दल और जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी, उस समय तो उनका कहीं भी संगठन नहीं था, लेकिन एक नारा चला था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। पब्लिक जो है उसी समय उनका संगठन बन गया। 91 में आप देखिए भाजपा को तो पहाड़ों में कोई जानता ही नहीं था, लेकिन रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और लोग ही उनके कार्यकर्ता बन गए। उसका उदाहरण आप ये देखिए 2002 में केंद्र में जो है भाजपा की सरकार थी, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य बनने का श्रेय भी जो है वो लेते थे कि हमने हो गया। लेकिन जो 1.5 महीने का भाजपा का को शासन था, जनता ने जो है कांग्रेस को सत्ता सौंप दी। तो निश्चित रूप से इस बार जनता का आक्रोश इतना ज़्यादा है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी का पैसा भी काम नहीं करेगा और भारतीय जनता पार्टी का जिसको हम कैडर बेस्ड पार्टी, वो भी कहीं काम नहीं करेगी। तो ऐसी क्या तैयारी है कांग्रेस की? मतलब क्या आप लेके जा रहे हैं पब्लिक के पास, जो कि आपको लग रहा है कि इतने आप भरोसे में हैं कि पब्लिक आपके साथ रहेगी? क्या आप लेके जाएंगे पब्लिक के बीच में? देखो, पब्लिक के बीच में सबसे बड़ी बात है स्थानीय मुद्दों की। और स्थानीय मुद्दों में आप देख रहे हो कि यहाँ जितने भी बड़े ठेके हो रहे हैं वो सारे के सारे बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं, चाहे NH का हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हो, चाहे किसी भी विभाग का। आप ऊर्जा विभाग में देख लीजिए, जो आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए का जो है ठेका अडानी ग्रुप को मिला है। आप स्मार्ट सिटी का ठेका लगाओ, चाहे आपका रेलवे का ठेका लगाओ, चाहे आपका आलूदर रोड का ठेका लगाओ, यानी कि जितने भी काम हो रहे हैं इस समय सारे ठेके कहाँ के जा रहे हैं? बाहरी प्रदेशों के लोगों को जा रहे हैं। खनन का देखो, 4 जो खनन के मुख्य जिले हैं, जो राजस्व देने वाले सबसे बड़े जिले हैं, उनका जो है चुगान से लेकर के कलेक्शन से लेकर के खनन का काम वो जो है हैदराबाद की एक कंपनी को दिया गया। तो यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या क्या मिल रहा है? एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी अब पहाड़ के काम आएगा, लेकिन जिस तरह की उनकी योजनाएं चल रही, जिस तरह से उनकी नीतियाँ चल रही, वो तो कहीं भी स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिल नहीं रहा। हमारे सामने अग्निवीर योजना कि पहाड़ के लोगों का देश सेवा करने का और रोजगार का एक ही माध्यम था, वो अग्निवीर योजना। और इस सरकार ने क्या कर दिया, वो अग्निवीर योजना जो है 4 साल की कर दी। और 4 साल करने से जो है उनको वो अग्निवीर सैनिक जो हमेशा टेंशन में, उनके परिवार वाले टेंशन की 4 साल की नौकरी के बाद उनका फ्यूचर क्या होगा। और आप ये देख रहे होंगे कि हर तीसरा लड़का जो है पहले फौज की तैयारी करता था, अब इन्होंने उसको ठेकेदारी प्रथा पे, न उनको ECS कार्ड मिलेगा, न उनको कैंटीन की सुविधा मिलेगी, न ही उनको जो है पेंशन मिलेगी। तो जो हमारा एक मजबूत आर्थिकी का वो था, देश सेवा करने का भी आर्थिक का, उसको जो है सबसे ज़्यादा कुठाराघात जो है अग्निवीर योजना का हमारे प्रदेश पे पड़ा है। उसके साथ साथ आप देख लीजिए कि किस प्रकार से हमारे पहाड़ के लोगों के साथ इस सरकार ने छल किया है। पहले आपने देखा होगा कि जिला स्तरीय भर्ती होती थी पुलिस में, तो क्या होता था कि जिला स्तरीय भर्ती में जैसे चमोली का कोटा फिक्स होता था, आपका रुद्रप्रयाग का, जो जितने भी पर्वतीय जनपद के थे, तो इतने बच्चों ने वहाँ से निकलना ही नहीं करना। इस सरकार ने, धामी सरकार ने क्या किया कि उसको राज्य स्तरीय कर दिया। अब राज्य स्तरीय में कहाँ के बच्चे ज़्यादा निकलेंगे? जो मैदानी क्षेत्र है हमारे, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पढ़ाई लिखाई अच्छी है, वहाँ खेल के मैदान है। हमारे यहाँ पहाड़ों में तो खेल के मैदान में कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ दौड़ भाग करेंगे। तो ये जो है उन पहाड़ी जो पर्वतीय जनपद के बच्चे हैं, उनके भविष्य के साथ जो कुठाराघात किया कि जो पुलिस भर्ती को भी इन्होंने राज्य स्तरीय करते हैं। उससे पहले जितनी भी भर्तियाँ हुई वो ब्लॉक स्तर की होती थी। तो ये सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। अंकिता भंडारी प्रकरण आप ये देखिए, अंकिता भंडारी पहाड़ की वो स्वाभिमानी बेटी थी। वो रिजॉर्ट किसका था? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे का रिजॉर्ट था। उसमें VIP में जिसका नाम आया था वो कौन था? भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, संगठन महामंत्री और राष्ट्रीय महामंत्री। और ये सरकार अंकिता भंडारी के माता पिता उसको न्याय दिलाने के लिए हाई कोर्ट गए,
धामी सरकार उस सीबीआई जांच के रोकने के लिए भी हाई कोर्ट गई, उसके परिजन जो है सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में भी वो उस रोकने के लिए गए। जबकि हम पूरे देश ने देखा कि जो सोनाली फगोट थी, जब गोवा में उसकी ओवरडोज ड्रग लेने के कारण उसकी संदिग्ध मृत्यु हुई, उसके परिजनों ने कहा कि इसकी सीबीआई जांच कराओ। सीबीआई जांच जो है उन्होंने परिजनों के आदेश पे सीबीआई जांच के संस्तुति कर दी। और यहाँ आपने देखा होगा कि गणेश गोदयाल जी ने जब एआईसीसी हेडक्वार्टर पे अंकिता भंडारी प्रकरण के मामले में सीबीआई जांच की, जब उनके पूर्व विधायक और उसकी धर्मपत्नी के ऑडियो टेप रिलीज हुए, उसके बाद जब पूरा उत्तराखंड का जनमानस फिर एक बार सड़कों पे आए, तो जनमानस के दबाव में ये सीबीआई जांच करानी पड़ी। और आज भी सीबीआई जांच आप देख रहे होंगे कहीं भी, चाहे वो उद्यान घोटाले का सीबीआई जांच हो, चाहे पेपर लीक का सीबीआई जांच हो, चाहे अंकिता भंडारी वाला सीबीआई जांच हो, आज तक भी उत्तराखंड के लोगों को पता नहीं चल रहा कि उस जांच में क्या हो रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और निश्चित रूप से जनता इन बातों को समझ रही है। तो फीडबैक कैसा है पब्लिक का? पब्लिक का फीडबैक जो है पूरी तरह से जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति असंतोष है, और निश्चित रूप से क्योंकि कांग्रेस के प्रति वो आशा भरी नज़र से देख रहे हैं, और एक एबल लीडरशिप जिस पे लोग विश्वास करते हैं, उस नेतृत्व पर विश्वास करके कांग्रेस को जो है निश्चित रूप से वो अब इस बार जो है सत्ता सौंपने वाली। लेकिन आपने कहा कि बीजेपी के प्रति असंतोष है, सरकार के प्रति, लेकिन यूकेडी भी है, स्वाभिमान मोर्चा भी है, और भी तमाम दल हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि जो असंतोष है वो उस तरफ चले जाए, कांग्रेस पे आए, इसके लिए आश्वस्त हैं आप? देखो, अभी ये दल जो है केवल सोशल मीडिया में ही दिख रहे, धरातल पे अभी ये दल इतने नज़र नहीं आ रहे। उसका कारण भी है, अभी बीएलए बनाए गए, BLA 2 जो है पार्टियों की तरफ से, तो उसमें कांग्रेस और भाजपा के अलावा जो है किसी भी पार्टी के अपने BLA नहीं बने। जो SIR चल रहा है आजकल, वो चल रहा है, उसमें 2 ही पार्टियों को, तो उससे पता लगता है कि इन पार्टियों की तैयारियां क्या हैं। तो अभी तक जो है इनके 5% भी BLA प्रत्येक विधानसभा में कहीं बनी नहीं। जी, तो आपको लग रहा है कि ये केवल वर्चुअली हैं अभी, मतलब सोशल मीडिया पे ही चल रहे हैं? जी। अच्छा, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये यहाँ कांग्रेस ठीक ठाक प्रदर्शन करती रही है जी। इस बार ऐसा लग रहा है कि वहां पर भी कुछ अलग तरह की राजनीतिक खिचड़ी एक पक रही है। जनता बहुत समझदार है। निश्चित रूप से जनता भाजपा को हराने के लिए निश्चित रूप से कांग्रेस ही उसके पास एक विकल्प है, और कांग्रेस को ही विकल्प मान करके वो अपना मत देगी। ऐसा आपको लगता है कि कांग्रेस पे ही जाएगा, जो इधर से नाराजगी है वो कांग्रेस की तरफ जाएगी? अच्छा, आपने बताया कि कांग्रेस की तैयारी बढ़िया है, कांग्रेस संगठन के रूप में भी इस बार एक टीम के रूप में लड़ रहे हैं। आपकी व्यक्तिगत क्या तैयारी है? आप 2002 में जो पहला चुनाव हुआ तब से आप दावेदार हैं टिकट के, और अभी तक नंबर नहीं आया, इस बार क्या उम्मीद है? देखो, निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि मेरी पार्टी मेरी निष्ठा को, मेरे जो क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए, उसको देखते हुए मुझे 2027 में लैंसडाउन से निश्चित रूप से टिकट देगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, लैंसडाउन से आप तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आप पिछले कई समय से वहाँ लगातार काम भी कर रहे हैं, सोशली भी एक्टिव हैं, पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं जो आपको लगता है कि लैंसडाउन की इनका समाधान बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए? देखो चंदोला जी, आपने बिल्कुल सही कहा। 15 साल से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के दिलीप रावत जी विधायक हैं, और विधायक जी का केवल एक काम रह गया, विधायक निधि की बंदरबाट और मुख्यमंत्री राहत कोष की बंदरबाट। आज भी 15 साल पहले जो मुद्दे थे वो आज भी यथावत हैं। और मुझे तो अपनी विधानसभा में जब देखता हूँ तो शिक्षा के प्रति भाजपा सरकार पूरी तरह से, धामी सरकार पूरी तरह से उदासीन है। हमारे यहाँ 1973 का शरण महादेव आरटीआई है, वहाँ जो है 12 इंस्ट्रक्टर पोस्ट होनी चाहिए थी, अभी तक 6 हैं। और आप ताजुब करेंगे कि सरकार तकनीकी शिक्षा पे भाषणों में बहुत जोर देती है, लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 पोस्टें हैं, 6 उसमें भरी हुई है, 6 जो है अभी भी खाली है। वहीं हमारे 2 डिग्री कॉलेजेस, राजकीय महाविद्यालय पटोटिया नैनडाना और राजकीय महाविद्यालय रिखणीखाल, इनमें लगातार पिछले 7 साल से अभिभावक संघ भी और छात्र संघ भी ये मांग कर रहा है कि भाई यहाँ पीजी क्लासेस शुरू की जाए। और पीजी क्लासेस शुरू न होने के कारण वहाँ छात्र संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। और आप चंदोला जी ताजुब करेंगे कि वहाँ एक डिग्री कॉलेज में 125-30 बच्चे भी नहीं हैं, जबकि कम से कम 1.5 ब्लॉक उसमें जो कवर करते हैं। और उसका कारण ये है कि पेरेंट्स भी और वो स्टूडेंट भी ये सोचते हैं कि जब हमने पीजी करने के लिए फिर बाहर ही जाना है,
तो फिर हम फिर बाहरी कोटद्वार रामनगर देहरादून ही क्यों ना ग्रेजुएशन क्लासेस में जो है वहाँ एडमिशन लिया। नैनीडांडा में जो नैनीडांडा का डिग्री कॉलेज है, पिछले साल तक वहाँ बीएड क्लासेस चलती थी। वहाँ एक बार 100 सीटें थी और पूरे, क्योंकि बीएड का एग्ज़ाम तो पूरे राज्य स्तर का एग्ज़ाम होता था, वहाँ जब बच्चे आते थे बीएड करने तो उस क्षेत्र का शैक्षिक वातावरण भी बनता था। इस साल से वो बीएड क्लासेस भी जो है बंद हो गई। अच्छा, अब जो स्थानीय बच्चे जो है बीएड करने जाते थे, अब उनको भी जो है बाहर जाना पड़ा, दूसरी जगह जाना। उसी प्रकार से पॉलिटेक्निक पिछले 10 साल उसको घोषणा की होगी, अभी तक 10 साल से भवन अधूरा पड़ा हुआ है। क्योंकि जब पॉलिटेक्निक अपने अस्तित्व में आया था तो लोगों को बड़ा उम्मीद थी कि हमारे क्षेत्र, इंटीरियर क्षेत्र में रिखणीखाल में जो पॉलिटेक्निक खुलने जा रहा है, तकनीकी शिक्षा हमारे बच्चे यहीं लेंगे। लेकिन इतने साल गुजरने के बावजूद भी अभी भी जो है बिल्डिंग अधूरी पड़ी है। कम से कम 8-10 बार तो हम धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। अच्छा। वो बिल्डिंग जो है अधूरी के, एक ITI रिखणीखाल है, वहाँ स्ट्रीम बढ़ानी चाहिए थी, वो ITI अभी तक जो उसका भवन जो है पिछले 15-16 साल से जो है अधूरा पड़ा हुआ है। तो शिक्षा का स्तर, तो शिक्षा पे तो इनका ध्यान ही नहीं है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ, क्योंकि विधायक तो कोई भी बन जाए, अगर विधायक 5 करोड़ रुपए विधायक निधि का साल में मिलता है, वो जो है बर्तन भांडे ढोलक चिमटी और स्कूलों में ड्रेस बांटनी होती है तो कोई भी कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे कि 2/3 हिस्सा कार्बेट नेशनल पार्क का हमारे गढ़वाल डिवीजन में, और विशेषकर वो कोटद्वार, जयहरीखाल, नैनीडांडा, रिखणीखाल, और 1/3 हिस्सा कार्बेट नेशनल पार्क का कुमाऊं के रामनगर का नैनीताल में। जब हम देखते हैं कि 1/3 हिस्सा होने के बावजूद रामनगर जो है कार्बेट नेशनल पार्क उन लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। वरदान कैसे कि हजारों बच्चे इको टूरिज्म के माध्यम से, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के माध्यम से वहाँ रोजगार पा रहे हैं। वहाँ इकोनॉमी में बड़ा योगदान है उसका। कोई होटल चला रहा है, कोई सोवेनियर शॉप चला रहा है, कोई मोटल, रेस्टोरेंट, वर्कशॉप, और कोई गाइड है, कोई कुछ टूरिस्ट गाइड का काम। हाँ, बहुत और हमारे यहाँ 2/3 हिस्सा कार्बेट नेशनल पार्क का हमारे क्षेत्र में, और हमारे लिए जो अभिशाप है, अभिशाप किस वजह से कि वो एक तो बफर जोन है, अगर कोई मछली मारने भी नदी में जाता है तो वो सीधा जो है वो बंद हो जाता है। उनके हक हकूक के लिए भी जो है लोगों को, जो जिन्होंने जंगल पाले, जिन्होंने जंगल, जो उन्हीं जंगलों के बीच रहते, अपने हक हकूक की भी उनको लड़ाई लड़नी पड़ती है। और आए दिन वन्य जीव और मानव जीव के बीच में जो है संघर्ष होता रहता है। माँ बहनें जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ती है तो उनको ये पता नहीं होता कि उनके बच्चे जो है सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। जो मातृशक्ति जो है, महिलाएं खेतों में काम करने जाती, उनके परिजनों को ये विश्वास नहीं होता कि वो शाम को सुरक्षित लौटेंगे ही लौटेंगे। और हर तीसरे चौथे महीने में जो है वहाँ कोई ना कोई वन्य जीव और मानव जीव का संघर्ष जो है देखने को मिलता है। लगातार मांग कर रहे कि भी वहाँ से जो है कार्बेट नेशनल का दूसरा गेट खोला जाए। वहाँ जो है दो मुख्यमंत्रियों ने, तीरथ सिंह रावत जी और त्रिवेंद्र रावत जी, मुख्यमंत्री की घोषणा तो जो है शासनादेश होती है। अब चाहे कोई भी मुख्यमंत्री आ जाए, लेकिन वो शासनादेश होती है। मुख्यमंत्री तो किसी पार्टी का होता नहीं, वो तो शासन, बिल्कुल शासन। तो इन्होंने घोषणा की थी कि हम कालिंको गेट से सफारी शुरू करेंगे, मैदाबंद से सफारी शुरू करेंगे। करीब जो है 8 साल हो गए घोषणा की, लेकिन वो घोषणा जो है धरातल पे अभी तक नहीं उतरी। आपने देखा होगा हमारे विधायक जी भी कई बार कहते हैं कि मैं रिजाइन कर जाऊंगा, मैं ये नहीं खोलूंगा, तो मैं अपने आप ही गेट खोल दूंगा, केवल वो आक्रामकता दिखाने के लिए। और बाकी जो है ना रिजाइन करते हैं ना गेट खुलवाते हैं। तो वो लोग जो है इंतजार उस बात का कर रहे हैं, जो असली मुद्दे हैं, जहाँ से रोजगार, लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, उससे जो है इनका कोई सरोकार नहीं है। उसके साथ साथ जो है पूरा एक क्षेत्र, खुद विधायक जी का जो अपना पैतृक गृह क्षेत्र है, वहाँ जो है नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। और आज आपने देखा होगा कि एक तरफ हम डिजिटल युग की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है वहाँ जो आजकल तो चाहे आप मनरेगा की दिहाड़ी हो, जब तक आप जो है उसको जियो टैग नहीं करेंगे तब तक आपकी दिहाड़ी नहीं लगी। अब जब वहाँ नेटवर्क ही नहीं है तो दिहाड़ी भी कहाँ से लगनी है। फिर जो है 3-3-4 कहीं जो शुरू हुआ है तो 3-3-4 घंटे उनको उसके लिए वेट करना पड़ता है। आप पीडीएस सिस्टम देखते होंगे आप, सरकारी सस्ते के लेगी, तो वहाँ भी जो है उसकी जरूरत है किसका, अब वहाँ जब नेटवर्क ही नहीं तो वो गांव वाले मुझे खुद कहते हैं कि हम 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है तब जाके जो है वो करते हैं। और ये जो है वो अभी तक उन जो पूरा मंदाल बेल्ट है, मंदाल घाटी का बेल्ट है, वो अभी दूर संचार व्यवस्था से पूरी तरह से वंचित है। बहुत मैंने नेटवर्क ही नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात आप ये सोच सकते हो कि कोविड-19 के दौरान 2 साल तक बच्चों ने कैसे जो है ऑनलाइन क्लासेस, जब वहाँ नेटवर्क ही नहीं था तो यानी कि बिना पढ़े ही जो है वो रह गए 2 साल तक। उसमें कहीं सुधार की जो कोई सुधारने की वो नहीं की विधायक जी की वजह से। और आज भी जो है
कई ऐसे क्षेत्र हैं, पेयजल जल हर घर जल की बात तो कर दी, लेकिन सूखे नल लगे हैं लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा। अमटोला पेयजल योजना है, वो जो है करीब 30-35 गाँव को जोड़ती है। हमने जब वहाँ धरना प्रदर्शन किया तो उन्होंने कहा कि जी ऊपर से ही पैसा नहीं आ रहा है। तो ये स्थिति है, क्योंकि उनका तो केवल एक ही ध्यान है कि विधायक निधि की बंदर बाट के अलावा जो असली मुद्दे स्वास्थ्य का है, आज भी जो है हमारे वहाँ ब्लड टेस्ट करने के लिए भी रामनगर, कोटद्वार, देहरादून जाना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गए, मशीनें तो आ गई लेकिन वो जंग खा रही है क्योंकि उसमें टेक्नीशियन ही नहीं है। मशीनें लेते समय तो जो है आपको सबको मालूम है कि भाई मशीनें खरीदते समय जो है कमीशन होता है, लेकिन टेक्नीशियन न होने के कारण वो जंग उन पे जंग लग चुका है। टेक्नीशियन पे कमीशन नहीं मिलता ना। हाँ, उसका टेक्नीशियन पे कमीशन नहीं मिलता, बिल्कुल। तो ये मैंने स्वास्थ्य है, शिक्षा है, आपका पेयजल है, आपका जो रोजगार से संबंधित इस उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, आपने बताया कि बहुत सी दिक्कतें हैं उस पूरे इलाके में, जबकि लैंसडाउन का एक बड़ा एरिया जो है छावनी का एरिया है जी। और कुछ मतलब शहरी इलाका जो लैंसडाउन के आसपास का थोड़ा सा जी, लेकिन बाकी इलाका इतना पिछड़ा क्यों रह गया? उसके क्या कारण है? एक तो वन क्षेत्र वाला तो चलो एक कारण है, क्योंकि वो बफर जोन है, बहुत सारी चीजें तो वैसी पाबंदियां लग गई। मैं कह रहा हूँ अगर गेटवे खुलता है तो जैसे वो रामनगर डेवलप हुआ वैसे ही हमारा क्षेत्र भी डेवलप हो सकता है। जी। तो आपको लग रहा है कि मुख्य समस्या वो है, अगर उसका समाधान हो तो काफी निश्चित रूप से अगर हमारा जो है कार्बेट नेशनल पार्क का दूसरा गेट अगर कोटद्वार अथवा ढाब से खुलता है तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए वरदान साबित होगा। जिस तरह से रामनगर, क्योंकि रामनगर तो 1/3 हिस्सा है रामनगर, हमारे तो 2/3 हिस्सा कार्बेट नेशनल पार्क है और ज़्यादातर हमारे एरिया में। तो अगर वो खुलता है तो, और क्यों नहीं खुल रहा है उसके पीछे भी आप रीजन समझ दो, क्योंकि जो रामनगर एरिया में है वहाँ बड़े बड़े होटेलियर्स हैं, उन्होंने अपने होटलें सब खोल दी। तो वो जो है इतना प्रेशर डालते हैं कि ये धामी सरकार पे इतना प्रेशर है उनका कि वो इसलिए जो है कार्बेट नेशनल पार्क का दूसरा गेट नहीं खुल रहा। इधर वाले प्रेशर नहीं डाल पा रहे, इधर वाले ये तो सब जो है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि कितनी बार वो कहते हैं कि हम रिजाइन कर जाएंगे, हम ये कर जाएंगे, लेकिन बोलने से नहीं होता ना। अगर करके दिखाते तो जनता उनके साथ है, जनता उनके साथ होगी। अगर ये खुल जाता है तो चंदोला जी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वहाँ के लिए वास्तव में वरदान साबित होगा। असली जो वो है वहाँ के रोजगार के अवसर पैदा करना है तो वो कार्बेट नेशनल पार्क का दूसरा गेट हमें रथवा ढाबर खोलना पड़ेगा। अच्छा, पौड़ी में पानी की बड़ी समस्या है, आपकी विधानसभा की क्या स्थिति है? हमारे अभी यहाँ सेम वही, सरकार ने 1500 करोड़ रुपए जो है जल जीवन मिशन पे खर्च किए हुए, लेकिन आप देखोगे कि करीब जो है 80% गाँव ऐसे कि नल तो जो है सूखे, नल तो लगा दिए गाँव घर नल, लेकिन वो सब जो है सूखे। यार उसका कारण क्या है कि नई योजना तो बनी नहीं। पहले गांव में 4 स्टैंड पोस्ट थे, उन्हीं 4 स्टैंड पोस्ट का जो है 40 लोगों को कनेक्शन दे दिया। कनेक्शन अब वो जल जीवन मिशन का जो है वो घर जो है गांव में जो है झगड़े पैदा कर रहा है, क्योंकि जब ऊपर वाला जैसे खोला है उन्होंने अगर वो पानी खोल दिया तो नीचे वाले जो है वो, अब पहले क्या था कि पर्दे खोले में एक स्टैंड पोस्ट था, लोग जो है पानी भर करके अपने घर में ले जाते थे। अब जब से इन्होंने हर घर नल हर घर जल के, क्योंकि नई स्कीम तो है नहीं, वही पुरानी स्कीम जो जहाँ जो 4 स्टैंड पोस्ट थे अब वो जो है बढ़ करके कितने हो गए 70-80 स्टैंड पोस्ट हो गए, तो पानी तो वही है ना। और एक अगर किसी ने खोल दिया ऊपर वालों ने तो फिर नीचे पानी नहीं। तो आजकल आप गर्मियों का सीजन है, शादी ब्याह का सीजन में, तो उसमें जो प्रत्येक गाँव में जो आपस में झगड़े भी हो रहे हैं। अगर वास्तव में जल जीवन मिशन के तहत इनको काम करना था तो नई स्कीमें बनानी थी, नई पानी की योजना बनाई थी और उससे फिर जो है लोगों को जोड़ना था। और हमने उस समय भी कहा था, इन्होंने आधार कार्ड भी लिए। अब कई जगह तो जो है नल सूखे नल लगे लेकिन उनका पानी का बिल आना शुरू हो गया। अच्छा, अब लोग कह रहे हैं कि पहले कभी पानी का बिल नहीं देते थे लोग, अब जो है जब से जल जीवन मिशन का शुरू हुआ तब से जो है पानी का बिल भी अब लोगों के घरों में आने लगा और पानी आ नहीं रहा। अब पानी आ नहीं रहा। जी जी। अच्छा, आपने ये सब चीज़ें बताई। अच्छा, कांग्रेस किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये कुछ तय है या ये भविष्य के गर्त में है, जब चुनाव के बाद देखेंगे? देखो, तो ये तो पार्टी की बड़े लेवल की बात है, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से गणेश गोदयाल जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और एक लोगों में एक सकारात्मक मैसेज गया है, और आपने देखा भी होगा कि जिस आक्रामकता के साथ वो धामी सरकार के खिलाफ मूवमेंट चलाए हुए, निश्चित रूप से पब्लिक में भी एक सकारात्मक मैसेज गया और कार्यकर्ताओं के अंदर भी नया जोश उत्पन्न हुआ है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के, क्योंकि आज वो हर मुद्दे पे, कोई मुद्दा ऐसा नहीं है कि जिस पर
गणेश गोदियाल जी ने अपनी बात मुखरता से नहीं रखी। अब हमारे सारे जितने भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, अब जो है इलेक्शन कैंपेनिंग का काम शुरू हो गया है। ये करीब 70 विधानसभाओं में हमारी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो जो है अलग अलग विधानसभाओं में जा कर के धामी सरकार की नाकामियों को सरकार की वो जनता के बीच में रखेंगे, और जो संकल्प परिवर्तन यात्रा उसका नाम रखा हुआ है, तो ये हर विधानसभा में 28 तारीख से शुरू होने वाली है। अच्छा, प्रदेश प्रभारी शैलजा भी 2-3 बार आ गई हैं, तो क्या इस पे भी चर्चा हुई कि अगर जल्दी चुनाव होते हैं तो क्या किया जाए? हाँ, इस पे भी कांग्रेस की पूरी तैयारी है कि अगर कुंभ की वजह से या SIR की वो जनगणना की वजह से, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे जनगणना का काम भी चल रहा है और फिर हमारे उत्तराखंड में तो अर्धकुंभ भी है, तो हो सकता है कि इससे पहले भी चुनाव हो जाए। तो कांग्रेस ने अपनी पूरी रणनीति बनाई है कि अगर समय से पहले भी चुनाव होते तो कांग्रेस तैयार है मतलब। जी। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की क्या भूमिका रहेगी? क्या संगठन में इसमें बात होती है? हरीश रावत जी कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर है और निश्चित रूप से उनके अनुभवों का लाभ जो है पार्टी अवश्य लेगी। अनुभवों का लाभ रहेगी, वो मार्गदर्शन मंडल में ही रहेंगे? मार्गदर्शन मंडल नहीं, वो सक्रिय भूमिका में भी रहेंगे। सक्रिय भूमिका में रहेंगे। तो हमारे साथ थे रघुवीर बिष्ट जी, जिन्होंने अपनी जो तैयारी है 2027 की वो बताई, और साथ साथ ये बताया कि कांग्रेस इस बार कैसे जो बीजेपी के प्रति जनता की नाराजगी है उसको अपने फेवर में करने जा रही है। रघुवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संवाद 365 से जुड़ने के लिए। संवाद 365 में इसी तरह के और मेहमान हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। हमारा इंटरव्यू आपको कैसा लगा, अपनी राय आप कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।